हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉटनी का पेपर 2 का टॉपिक है। जो पहला यूनिट का नाम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। ठीक है। और पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लैंड यूटिलाइजेशन। तो देखिए, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग, यूज़। तो लैंड यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी हमारा लैंड है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसी चीज़ को हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड हमारी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि लैंड पर ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि सर्वाइव कर रहे हैं हम। जो लैंड होती है हमारी नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो लैंड पर ही होती है। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है लैंड। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो लैंड एक जो हमारा एसेट है वो क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब कि जो लैंड है हमारा वो बढ़ता तो है नहीं, एक चीज फिक्स्ड है। तो इसीलिए जो भी हमें यूज़ करना है, हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लैंड पर, इस बात को ध्यान में रख के करना होगा, केयरफुल प्लानिंग के साथ। जो भी चीज़ें अवेलेबल है लैंड पर और जो अवेलेबल लैंड है उसको इस तरीके से यूज़ करना होगा कि हम उसको एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है। तो ये लैंड के बारे में है। अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें हम, तो लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, refers to the distribution of land for different uses such as forestry, cultivation, pastures, etc. लैंड यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि जो भी हमारी धरती पे ज़मीन है, हम उसको अलग-अलग किन-किन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ एरिया फॉरेस्ट का यूज़ कर रहे हैं कि कल्टीवेशन में कितना एरिया लग रहा है, पास्चर में, या कोई भी चीज़ जो अलग-अलग पर्पस है उनके लिए किस तरीके से हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कैटेगरीज या फिर टाइप ऑफ लैंड यूज़ कह सकते हैं। कि देखिए, लैंड यूज़ जो है हमारा उसको 6 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉडली है ये, ठीक है। ब्रॉडली 6 तरीकों से हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब लैंड यूज़ की कैटेगराइज कर सकते हैं। 6 कैटेगरी बना सकते हैं कि हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, हाउ ह्यूमंस यूज़ लैंड इज़ नोन एज लैंड यूज़। कैसे ह्यूमन जो भी है वो लैंड को कैसे यूज़ करते हैं या कर रहे हैं, उसे हम लैंड यूज़ कहते हैं। और 6 मेन कैटेगरीज हैं लैंड यूज़ की। तो सबसे पहला है रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ है। तो ऐसा ज़मीन जो भी है हमारी लैंड, तो जिसको हम यूज़ करें किसके लिए, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक कैंपिंग, हंटिंग, प्लेइंग, इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो एरिया यूज़ किया जाता है, जो लैंड यूज़ किया जाता है, उसको रिक्रिएशनल लैंड की कैटेगरी में हम डालते हैं। ठीक है, लैंड यूज़ की कैटेगरी में। उसके बाद एग्रीकल्चरल, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लैंड हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो आता है एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ की कैटेगरी में। लैंड यूज फॉर रेजिंग क्रॉप्स एंड फॉर ग्रेजिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। जो क्रॉप्स उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, और इवन एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए और उनको रेज करने के लिए भी जो एरिया होता है, जो लैंड है, हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड यूज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। थर्ड होता है कॉमर्शियल। तो ऐसा लैंड जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता हो, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, जिससे हमें फाइनेंशियल गेन हो सके। तो जिस लैंड पे ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है वो कॉमर्शियल लैंड यूज़ के अंदर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनी हो जिस लैंड पर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, तो उस लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ की कैटेगरी में डालते हैं हम। ठीक, जैसे रिफाइनिंग, माइनिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। उसके अलावा नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसा लैंड जहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ हो, रोडवेज हो, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन, ये सारी जगह हो, उनके लिए जो भी जगह ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो वो ट्रांसपोर्टेशन लैंड यूज़ की कैटेगरी में आएगा। ठीक, इसके बाद लास्ट में रेजिडेंशियल, जहाँ पे घर बना हो, बिल्डिंग वगैरह बनी हो, ऐसे लैंड को रेजिडेंशियल लैंड यूज़ की कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है। तो ये लैंड यूज़ की कैटेगरीज हैं या टाइप्स हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं लैंड यूज़ यूटिलाइजेशन या फिर लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। देखिए, लैंड यूटिलाइजेशन हम अपनी कंट्री की बात करेंगे कि इंडिया में किस तरीके से, इंडिया में जो भी, भारत में जो भी ज़मीन है पूरा, ठीक है, उसको किस किस तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, हम उसकी बात करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले ये बात है कि कोई भी एक लैंड है, ठीक है, ये कोई पूरा मान लीजिए हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे कोई लैंड है, एरिया है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, तो कोई भी लैंड है वो किस तरीके से यूज़ होगा, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वहाँ का क्लाइमेट क्या है, या फिर ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, और फिर सॉरी, हम क्या कह रहे थे कि जो भी लैंड यूज़ है उसी कैटेगरी को हम, सॉरी, कोई भी लैंड है जो, तो किस तरीके से यूज़ होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे, फिजिकल कंडीशंस क्या है, और इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स भी ये डिसाइड करती हैं कि कैसे यूज़ होगा लैंड। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी क्रॉप होता है, एक क्रॉप है या फिर कोई भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट है, वो हर जगह नहीं होता है। सिर्फ अगर हम इंडिया की ही बात करें तो पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर एरिया में ही कोई फल या सब्जी है वो होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे जो मिट्टी, सॉइल, वेजिटेशन जो चीज़ चाहिए है वो अलग है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो भी लैंड यूज़ है उसका किस तरीके से यूज़ होगा, जो भी लैंड है उसका किस तरीके से यूज़ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि बोथ फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर दोनों ही किसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे एक लैंड यूज़ होगा। जैसे जो क्लाइमेट है, टेरेन मतलब जो एरिया है और जो क्या सॉइल टाइप है उस एरिया का, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स आएंगे, फिजिकल इन्फ्लुएंसेस होगी। इसके बाद पॉपुलेशन हो गया, अगर ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस की बात करें फैक्टर्स की, तो पॉपुलेशन उस एरिया का कितना है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है वहाँ पे, स्किल्स क्या है वहाँ पे, ट्रेडिशन क्या है, और अदर जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं कि उस एरिया का जो लैंड है वो कैसे यूज़ होगा। ठीक है, तो हम बात करें अपनी कंट्री की, तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है हमारे लैंड लैंड को नेट ज़ोन एरिया के तौर पे। क्या होता है ये सभी हम बात करेंगे। फॉरेस्ट लैंड के तौर पे तो ये तो समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट जो एरिया है, ठीक। लैंड दैट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, ऐसा लैंड जिस पे कल्टिवेशन नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। इसके बाद है फैलो लैंड है, ठीक। इसके बाद कल्टिवेबल वेस्ट, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, एंड लैंड कवर्ड इन अ वैरायटी ऑफ ट्री प्लांटेशन एंड ग्रोव्स। तो ये सब क्या होते हैं हम डिस्कस करते हैं अभी। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया क्या है, तो ये सिंपली लैंड यूज का मतलब यही है कि ये अगर थोड़ा ऐसा ही बना देते हैं, कुछ अपनी कंट्री की तरह ही बना देते हैं, ठीक है, ये हमारी कंट्री है अगर, तो ये पूरा जो हिस्सा है हमारे, ये जो भी यहाँ पे लैंड मौजूद है, तो किन किन तरीक़ों से हम किस तरीके से उस लैंड को यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को हम देखें। तो हमारी कंट्री में मेजरली 7 तरीके से यूज़ किया जाता है जो भी लैंड है हमारा उसको। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया में जो मेजर जो है ना प्राइमरी यूज़ है वो क्या है, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है लैंड को। अप्रॉक्स 60% जो कंट्री का लैंड एरिया है वो उसमें क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री और ग्रेजिंग में मोर देन 15% एरिया जाता है लैंड का, और 5% से कम जो क्या है वो अर्बनाइज्ड है, शहरीकरण वहाँ पे हुआ है। और ये चीज़ क्या हो रही है, जो 5% है ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक जनरल चीज़ थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फॉर्म्स हैं अलग अलग जो यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ लैंड यूज इन कंट्री आर, पहला है हमारा नेट सोन एरिया, NSA। तो नेट सोन एरिया क्या है ना, सिंपली जो भी लैंड एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है, जो भी लैंड एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, टोटल पूरी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री पे जो भी लैंड एरिया ऐसा है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। ठीक है, the total land area on which crops are grown in a region is called net sown area। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि क्रॉस कल्टीवेटेड एरिया पॉइंट है एक चीज़, तो ये क्या होता है, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस टुगेदर, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, इसके अलावा ऐसा एरिया जहाँ पे एक से ज़्यादा बार एग्रीकल्चर किया जा रहा है, क्रॉप उगाए जा रहे हैं, तो उन दोनों को मिला के होता है ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया में जो अबाउट 47% जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, मतलब जितना एरिया है हमारे भारत में
उसका 47% नेट सोन एरिया है, मतलब 47% एरिया में एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टेट्स, कुछ स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है ना, जो हमारी नेट जोन एरिया का नेशनल एवरेज है जो बनाया गया है, तो इनका शेयर, इन सारी स्टेट का शेयर ज़्यादा है, एवरेज से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन सारे एरियाज़ में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता रहता है। ठीक, अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उगाए जाते हैं, तो इनका जो नेट जोन एरिया है वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। वहीं हम बात करें स्टेट्स की, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो इनका जो नेट जोन एरिया है, मतलब यहाँ पे जो एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, वो क्या है, नेशनल एवरेज से कम है। ठीक, और आप एक ये डेटा से भी समझ गए होंगे कि देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो क्लाइमेट वगैरह, जो प्लेन्स वगैरह है, जो मिट्टी है, वो सब डिफरेंट है, और यहाँ सब क्लाइमेट वगैरह अलग है, और इसीलिए ये फ़र्क हमें देखने को मिलता है। ठीक, यही बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि इन सारे स्टेट में इनका जो नेट जोन एरिया है, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, वो एवरेज से भी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डिसएबिलिटीज़ हैं, जैसे टेरेन, हिल्स हैं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है प्लेन लैंड की, और फर्टाइल सॉइल्स नहीं है, जो चीज़ें कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारे रीजन में नहीं है, इसीलिए इनका नेट जोन एरिया कम है। ठीक, नेक्स्ट फिर कौन सा आता है हमारा, फॉरेस्ट लैंड। ये नेट जोन एरिया हो गया, उसके बाद कौन सा आता है, फॉरेस्ट लैंड। तो फॉरेस्ट लैंड में सिंपल पता चल रहा है, ऐसा जो लैंड है हमारी पूरी कंट्री में जहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, पहली बात इसमें भी कुछ पॉइंट हैं कि फॉरेस्ट के अंदर तो क्या आएगा कि मान लीजिए हमारी ये भी जो भी हमारी हमारी कंट्री है, तो इसके अंदर जो भी एरिया, ऐसे एरिया जिनको क्या किया गया है, लीगली फॉरेस्ट, पहली बात तो बना दिया गया है कि हाँ ये फॉरेस्ट है, और उसके बाद जिनको मैनेज किया जाता है वो भी फॉरेस्ट लैंड के अंडर आते हैं, और वो स्टेट ओन्ड भी हो सकते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकते हैं, और प्राइवेट लैंड भी हो सकते हैं। ठीक, अगर इन सारे लैंड को फॉरेस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है लीगली, तो वो फॉरेस्ट लैंड के अंडर आएंगे। ठीक, इसके अलावा जो एरिया फॉरेस्ट है वो तो फॉरेस्ट है ही, इसके अलावा कोई लैंड है, ठीक है, और उसको क्या रखा गया है, प्रोस्पेक्टिव फॉरेस्ट लैंड के तौर पे रखा गया है, कि मतलब फ्यूचर में वहाँ पे हम वो करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, और वहाँ पे फॉरेस्ट हमारा बनेगा, तो वो एरिया भी फॉरेस्ट लैंड के अंदर ही आएगी। ओके, तो अगर हम अपनी कंट्री में बात करें, तो एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज़ अबाउट 68 मिलियन हेक्टेयर्स, या फिर जो 22% टोटल एरिया है हमारी कंट्री का, उसका वो क्या है, फॉरेस्ट लैंड के अंडर आता है। ठीक है, ज़्यादातर फॉरेस्ट हमें कहाँ से मिलते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड से फॉरेस्ट एरिया का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो दूसरा ये होता है फॉरेस्ट लैंड, जो हमारी कंट्री में लैंड यूज़ का पैटर्न है, तो फॉरेस्ट लैंड दूसरा। थर्ड है लैंड दैट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, ऐसा लैंड जिस पे हम खेती नहीं कर सकते। तो इन तरीके के लैंड को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब कैटेगरी तो क्या है कि ऐसा लैंड, ऐसी ज़मीन जिस पे हम खेती नहीं कर सकते, तो उसको दो तरीक़ों से रखा गया है। एक तो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ ऑफ लैंड, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए है। और दूसरा होता है कि जो बैरन और अनकल्टिवेटेबल लैंड है, मतलब वो बंजर भूमि है, वहाँ पे कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। तो ये दो कैटेगरीज है। तो जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऐसा लैंड आता है जो कम्युनिटी लोगों के द्वारा किसी पर्पस के लिए एक्वायर किया गया हो, जैसे सिटीज़ वहाँ पे बनी हुई हो, हाईवेज बने हुए हो, रेलवेज बना हुआ है, या फिर जो लैंड वाटर के अंदर है, मतलब पॉन्ड, रिवर, लेक, ये सब का जो एरिया है वो सब आता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो है बैरन या कल्टिवेटेबल लैंड, मतलब जो बंजर भूमि है वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे स्टीप हिल स्लोप्स हो गए, डेजर्ट हो गया और रॉकी प्लेसेस हो गए, ये सारे बैरन लैंड के अंदर आते हैं। ठीक, और जो पूरा टोटल रिपोर्टेड एरिया है इंडिया का, तो अबाउट 13% जो है ना, वो ऐसा ही एरिया है हमारा, लैंड दैट कैन नॉट बी कल्टिवेटेबल। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और आसाम में सबसे हाई परसेंटेज जो है, ऐसा एरिया जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, सबसे ज़्यादा इनका है।
तो ये थर्ड हमारा जो लैंड का फॉर्म है वो है। अब नेक्स्ट क्या है, फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब होता है पड़ती भूमि, पड़ती जमीन, ठीक। तो फैलो लैंड ऐसे लैंड को कहते हैं जो जिसको क्या किया जाता है ना कि नेचुरली छोड़ दिया जाता है कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो रीगेन हो सके, वो फिर से उसके अंदर वो सॉइल है वो फर्टाइल हो सके, उसको नेचुरली छोड़ दिया जाता है और ऐसे लैंड को फैलो लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हेन लैंड्स आर लेफ्ट अनयूज्ड टू रीगेन दियर लॉस फर्टिलिटी, उनकी जो फर्टिलिटी लॉस्ट है उसको रीगेन कर सके, इसके लिए अनयूज्ड छोड़ दिया जाता है और ऐसे ही लैंड को फैलो लैंड कहते हैं। तो फैलो लैंड भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अप्रॉक्स कितने हैं, 7.5% है टोटल जो हमारा लैंड एरिया है उसका 7.5 क्या है, फैलो लैंड है। अब ये जो फैलो लैंड है ना दो तरीकों का होता है, एक होता है करंट फैलो और दूसरा होता है ओल्ड फैलो लैंड। तो करंट फैलो लैंड ऐसा होता है ना, ऐसा लैंड होता है जिसको करंट ईयर मतलब एक साल के लिए मान लीजिए छोड़ दिया गया है कि वो उसकी फर्टिलिटी रिगेन हो सके, ठीक है। तो वो करेंट फैलो लैंड होता है। और ओल्ड ऐसा होता है ना जो एक से ज़्यादा एक दो साल से ज़्यादा ऐसे ही छोड़ दिया गया होता है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए करेंट फैलो इज द लैंड इन विच नो क्रॉप इज रेज्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर। तो ये करंट फैलो लैंड होता है और ओल्ड फैलो लैंड रिमेन अनयूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ वन और मोर ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो फैलो लैंड की भी एक कैटेगरी है जो हमारे देश में है। अब नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेबल वेस्ट। अब कल्टीवेबल वेस्ट क्या है कि ये ऐसा लैंड का एरिया है ना, ऐसा लैंड है जहाँ पे पहले तो क्रॉप्स उगाए जाते थे, ठीक है, वहाँ पे पहले कल्टीवेशन हुई है, लेकिन कुछ टाइम से क्या कर दिया गया है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि सॉइल की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई है, उसमें अल्कैलिनिटी बढ़ गया है या फिर जो सैलिनिटी है वो बढ़ गई है, सॉइल ज़्यादा अल्कलाइन हो गया है या फिर सॉइल कंसंट्रेशन उसमें बढ़ गया है, इसकी वजह से वो क्या हो जा रहा है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लैंड को कल्टीवेबल वेस्ट लैंड कहते हैं, ठीक है। मतलब कल्टीवेशन लायक वो पहले थी लेकिन अब नहीं है। और इसमें क्या है तो देखिए, इट इज़ द लैंड इन विच क्रॉप्स वर रेज्ड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट हैज़ बीन कल्टिवेटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब कुछ टाइम के लिए वहाँ पे क्या किया गया था, ऐसे लैंड में किया जाता है एग्रीकल्चर, लेकिन लास्ट 5 ईयर में वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर कोई कल्टीवेशन नहीं हुई होती है। क्यों? क्योंकि सर्टेन डेफिशिएंसी आ जाती है उस सॉइल में, जैसे अल्कलिनिटी हो जाती है या सैलिनिटी बढ़ जाती है, ऐसे सॉइल को कल्टीवेबल वेस्ट लैंड कहते हैं, ठीक। और ये जो कल्टीवेबल वेस्ट है ना, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, रे, भर, ऊसर, खोल, ये सब नामों से जाना जाता है नॉर्थ इंडिया के कई पार्ट्स में। और मेघालय, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एक बहुत ही हाई शेयर परसेंटेज है कल्टीवेबल वेस्ट का। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड में ऐसे एरिया है जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, चारगाह, जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है जो एरिया, वो आता है इसके अंडर। तो परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग एरिया में टोटल जो है एरिया 10.5 मिलियन हेक्टेयर या फिर जो 4% है पूरा ओवरऑल रिपोर्टिंग एरिया कंट्री का, उसका 4% या फिर कह सकते हैं 10.3 मिलियन हेक्टेयर ऐसी लैंड है, परमानेंट पास्चर या फिर ग्रेजिंग लैंड है वहाँ पे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में 5% से ज़्यादा ये वाले कैटेगरी के लैंड एरिया मौजूद है। अब नेक्स्ट है लास्ट हमारा, लैंड कवर्ड इन अ वैरायटी ऑफ ट्री प्लांटेशंस एंड ग्रोव्स। ऐसे एरिया जहाँ पे कई सारे ट्री प्लांटेशन है, ग्रोव्स है, इन एरिया में ऐसे कौन क्या आता है तो देखिए, दिस कवर्स एनी कल्टिवेबल लैंड दैट इज नॉट कवर्ड बाय द नेट सोन एरिया येट इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। तो इस कैटेगरी में ना ऐसे लैंड एरिया आते हैं जो होते हैं कल्टीवेबल लैंड होते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे खेती की जा सकती है, लेकिन ये नेट सोन एरिया के अंडर नहीं आते हैं। मतलब नेट सोन एरिया के अलावा जो लैंड है जिस पे खेती की जा सकती है वो इसके कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इस कैटेगरी में लैंड अंडर कॉसरेनिया ट्रीज, श्रब्स, थैचिंग ग्रास, बैम्बू और अदर फ्यूल ग्रुप्स होते हैं, ये सारे आते हैं। तो ये क्या है, हमारी कंट्री में, इंडिया में जो लैंड है, जो इंडिया की पूरी ज़मीन है, ठीक है,
तो ये पूरी ज़मीन को किन किन तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, क्या पैटर्न है यूज़ का लैंड को यूटिलाइज़ करने का, ये हमने देखा। तो 7 तरीक़ों से हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है।